हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है बीजगणित, जिसे हम इंग्लिश में अलजेब्रा बोलते हैं। तो पहले हम इसके भूमिका को देखें और जानेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं और अलजेब्रा क्या होता है, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले भूमिका दिया गया है। अभी तक हमने संख्याओं की मदद से दैनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है। गणित की वह शाखा जिसमें हमने संख्याओं का अध्ययन किया अंक गणित कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसमें हम आकृतियों अथवा आकारों का अध्ययन करते हैं ज्यामिति कहलाती है। अब हम गणित की एक अन्य शाखा का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, जो बीजगणित है। बीजगणित को क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। इस नई शाखा की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें अक्षरों का प्रयोग करके हम नियमों और सूत्रों को व्यापक रूप में लिख पाने में समर्थ हो जाएंगे। अक्षरों के इस प्रयोग से हम केवल एक विशेष संख्या की ही बात ना करके किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अक्षर अज्ञात राशियों के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। अज्ञात राशियों को निर्धारित करने की विधियों को सीखकर हम दैनिक जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने के प्रभावशाली साधन विकसित कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये अक्षर संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन पर संख्याओं की तरह संक्रियाएं भी की जा सकती है। इससे हम बीजीय व्यंजकों और उनके गुणों की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया गया है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, माचिस की तीलियों से बने प्रतिरूप। राम और श्याम माचिस की तीलियों से प्रतिरूप यानी पैटर्न बनाना चाहते हैं। उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के सरल प्रतिरूप बनाने का निर्णय किया। राम 2 तीलियां लेकर अक्षर वी बनाता है, जैसा कि आकृति ए में दिखाया गया है। 2 तीली से वी बन गया। फिर श्याम भी 2 तीलियां लेता है और एक अन्य वी बनाकर राम द्वारा बनाए गए वी के आगे रख देता है। तो यहाँ पे 2 वी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए कितने तीलियों की आवश्यकता हुई है? 4। 1 2 3 4 4 तीलियां लगे हैं 2 वी बनाने में। फिर है जैसा कि आकृति बी में दिखाया गया है, आकृति बी में 2 वी बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। फिर श्याम एक और वी बनाकर आगे रख देता है और यह सिलसिला आगे जारी रहता है, जैसा कि आकृति सी में दर्शाया गया है। तभी सलमा वहाँ आती है। वह इस प्रतिरूप को देखती है। सलमा उन दोनों से पूछती है 8 वी बनाने के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। राम और श्याम सुचारू रूप से कार्य करते हैं। वे 1 वी 2 वी 3 वी इत्यादि से प्रतिरूप बनाते रहते हैं और एक सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 वी बनाने के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता हुई है, 2 वी बनाने के लिए 4 तीलियों की, 3 वी बनाने के लिए 6 तीलियों की, 4 वी बनाने के लिए 8 तीलियों की, 5 वी बनाने के लिए 10 तीलियों की, 6 वी बनाने के लिए 12 तीलियों की, 7 वी बनाने के लिए 14 तीलियों की और 8 वी बनाने के लिए 16 तीलियों की। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जितना वी बनाना होता है, यानी कि 1 वी बनाना होता है तो 2 तीलियों की आवश्यकता है, यानी 2 गुने तीली की आवश्यकता होती है। सलमा को सारणी 1 से अपना उत्तर प्राप्त हो जाता है। 8 वी बनाने के लिए 16 तीलियों की आवश्यकता होती है। सारणी बनाते समय श्याम यह अनुभव करता है कि आवश्यक तीलियों की संख्या बनाए गए वी की संख्या से 2 गुनी है, अर्थात आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुना वी की संख्या। हम सुविधा के लिए वी की संख्या के लिए n लिख सकते हैं। यदि 1 वी बनाया जाता है तो n बराबर 1, यदि 2 वी बनाए जाते हैं तो n बराबर 2 इत्यादि। इस प्रकार n कोई भी प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 या और भी संख्या हो सकती है। अतः हम लिखते हैं आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुना n। 2 गुना n लिखने के स्थान पर हम इसे 2n यानी 2n इस तरह से भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए 2n और 2 इंटू n एक ही है। ओके, 2 इंटू n को ही इस तरह से लिखा जाता है। श्याम अपने मित्रों से कहता है कि उसका यह नियम कितनी भी संख्या में वी बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या बता सकता है। इस प्रकार n बराबर 1 के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या 2 गुना 1 इक्वल टू 2, n बराबर 2, यानी कि अगर 2 वी बनाने हैं तो 2 तीलियों की आवश्यकता है। 2 को 2 से हम गुना कर देंगे। यहाँ पे ये फिक्स है कि 1 वी बनाने के लिए हमें 2 तीलियों की आवश्यकता होगी, ये फिक्स है। और हमें कितने वी बनाने हैं, जितने भी वी बनाने हैं उससे हम गुना कर देते हैं। यहाँ पे 2 से गुना इसलिए हो रहा है क्योंकि
एक वी बनाने के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पे जितने भी वी बनाने हैं उतने से उसे गुना कर दिया जाता है, तो इसका आंसर आ जाता है। जितने वी बनाने होते हैं उसके लिए हमने क्या लिखा है, n = 2, n = 3, n = 1। अब फिर यहाँ पे है, राम कहता है यह नियम बहुत प्रभावशाली है, इस नियम का प्रयोग करके मैं 100 वी बनाने में आवश्यक तीलियों की संख्या भी बता सकता हूँ। मान लीजिए कि हमें 100 वी बनाने में कितने तीलियों की आवश्यकता होगी, इसको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 को हम 2 से गुना कर देंगे। 2 से हम इसलिए गुना करेंगे क्योंकि एक वी बनाने के लिए हमें 2 तीलियों की आवश्यकता होती है। तो 100 को हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 200, यानी कि 100 वी बनाने में हमें 200 तीलियों की आवश्यकता होगी। तो एक बार यह नियम ज्ञात हो जाए तो मुझे प्रतिरूप खींचने या सारणी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इस नियम से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि हमें कितने वी बनाने के लिए कितने तीलियों की आवश्यकता होगी, या फिर हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी लेटर को ले सकते हैं और उसका हम अगर माचिस की तीली से प्रतिरूप बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें हमें कितने तीलियों की आवश्यकता होगी इस सूत्र के द्वारा, और हमें सारणी बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम चैप्टर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तीलियों से निम्न प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग कीजिए। दोस्तों, चर और अचर के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार इसमें दिए गए एग्जाम्पल्स को पूरा ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे चर दिया गया है और इसमें आपको चर और अचर दोनों ही इस एग्जाम्पल में मिल जाएगा। और जब आप एग्जाम्पल्स को यहाँ तक, यानी कि आप पूरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो आपको बहुत कुछ इसे सीखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले एक बार इसके एग्जाम्पल्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे है, नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग कीजिए। चर का मतलब होता है बदलने वाला, मतलब जिसका मान स्थिर नहीं है, वह कोई भी मान अलग अलग मान ले सकता है। और एक होता है अचर राशि, जिसका मान स्थिर होता है। हमारा ए नंबर में है अक्षर यू का, यू के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, प्रतिरूप यू, प्रतिरूप यू प्रतिरूप यू बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नियम लिखने बोल रहा है, तो इसका नियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नियम हो जाएगा 3n। यहाँ पे चर का बोल रहा है ना, प्रयोग करने, चर का प्रयोग कीजिए। तो चर ये हो गया n, और ये तीन जो है, एक u बनाने में 3 तीलियों की आवश्यकता होती है, यानी कि ये तो फिक्स है कि एक u बनाने के लिए हमें 3 तीलियों की आवश्यकता होगी। अब कितने u बनाने हैं, तो जितने भी u बनाने होंगे n के जगह पे हम उसको लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिखा 3n, ठीक है। ये तो हो गया कि एक u बनाने के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता। अब मान लीजिए कि हमको बनाने हैं चार u बनाने हैं, ठीक है। तो 3 गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यानी कि हमें 4 u बनाने के लिए 12 तीलियों की आवश्यकता होगी। तो ये क्या हो गया, ये चर पद हो गया, चर राशि हो गया ये, क्योंकि इसका मान स्थिर नहीं रहता। अभी ये n है, अगर हमें 4 u बनाने हैं तो इसके जगह पे हम 4 लिखेंगे। अगर हमें 5 u बनाने हैं तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, यानी कि इसका मान जो है बदलता रहता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चर राशि। तो यहाँ पे चर हो गया n, तो इसका नियम यहाँ पे बोल रहा था लिखने, तो ये हमारा नियम हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि 3n हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एक अक्षर बनाने के लिए, एक अक्षर या फिर एक u बनाने के लिए तीन तीलियों की आवश्यकता होती है। तीन तीलियों की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा।
और इसी तरह आगे भी है, बी, सी और डी नंबर में भी इसी तरह से है। अब यहाँ पे देखते हैं अक्षर जेड का जेड के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। इसके लिए हम कौन सा नियम लिखेंगे? तो इसके लिए भी हमें वैसे ही नियम लिखना है जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर में लिखा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिरूप जेड बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। इसका नियम क्या हो जाएगा? इसमें कितने तीली की आवश्यकता हुई है? एक जेड बनाने के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता हुई है, तो इसमें भी वही हो जाएगा 3n। तो हम यहाँ पे n के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, a ले सकते हैं या फिर b ले सकते हैं, c ले सकते हैं। यहाँ पे मतलब कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे हमने n ही लिया। c नंबर में है अक्षर b का b के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। तो इसका नियम क्या हो जाएगा? इसमें भी वैसे ही लिखेंगे हम प्रतिरूप b बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। तो एक बी बनाने में कितने तीलियों की आवश्यकता हुई है? पहले हम यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5 तीलियों की आवश्यकता हुई, यानी कि इसका नियम हो जाएगा 5n। ठीक है, इसमें 5 तीलियों की आवश्यकता हुई है तो हमने यहाँ पे 5n लिखा। इसमें 3 तीलियों की आवश्यकता हुई थी तो यहाँ पे हमने 3n लिखा। अब है अक्षर s का s के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिरूप s बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? s बनाने के लिए कितने तीलियों की आवश्यकता हुई है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 तीलियों की आवश्यकता हुई है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 5n। तो यही हमें यहाँ पे लिखना था। आई होप आप समझ गए होंगे कि चर राशि क्या होता है और इसके नियम कैसे लिखने होते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर बच्चे सामूहिक ड्रिल का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो बच्चों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? पंक्तियों की संख्या के लिए चर a का प्रयोग कीजिए। नोट में यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे चर a का प्रयोग करना है, यानी कि हम यहाँ पे n का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें चर a का प्रयोग करना है तो हम a का ही प्रयोग करेंगे। तो इसको हमें लिखना कैसे है? पहले हम लिखेंगे पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। पंक्तियों की संख्या 1 है। अब बोल रहा है कि एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं। बच्चों की संख्या 10 है। पंक्तियों की संख्या 1 और बच्चों की संख्या 10। यहाँ पे हम पंक्तियों की संख्या a लिखेंगे। ठीक है, a, एक नहीं होगा, a होगा। पंक्तियों की संख्या a और बच्चों की संख्या 10। अब कुल बच्चों की संख्या प्राप्त करना है। कुल बच्चों की संख्या के लिए नियम लिखने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कुल बच्चों की संख्या क्या हो जाएगा? 10a। ये हो गया हमारा नियम, यानी कि सेकंड नंबर का आंसर ये हो गया 10a। फिर वैसे ही तीसरे नंबर में भी है, एक टोकरी में 60 केले हैं। आप टोकरियों की संख्या के पदों में केले की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? टोकरियों की संख्या के लिए b का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोकरियों की संख्या। ठीक है, पहले हमें लिखना है टोकरियों की संख्या। टोकरियों की संख्या के लिए b का प्रयोग करना है। यहाँ पे b लिख दिया। अब केलों की संख्या, एक टोकरी में 60 केले हैं तो केले की संख्या क्या हो जाएगी? 60।
केले की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखते हैं केलों की कुल संख्या क्या हो जाएगा? केलों की कुल संख्या क्या हो जाएगा? 60B। ये हो गया हमारा 3rd नंबर का आंसर। चौथे नंबर में है, रानी अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 2-2 टॉफियाँ बांटती है। विद्यार्थी की संख्या ज्ञात होने पर क्या कुल टॉफियों की संख्या के लिए सूत्र बता सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए m का प्रयोग कीजिए। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या के लिए m का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? विद्यार्थियों की संख्या बराबर m। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? टॉफियों की संख्या। टॉफियों की संख्या क्या हो जाएगी? टॉफियों की संख्या क्या हो जाएगी? 2, क्योंकि वो प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 टॉफियाँ बांट रही है। तो टॉफियों की संख्या हो गई 2। अब यहाँ पे बोल रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या कुल टॉफियों की संख्या के सूत्र बता सकते हैं? तो इसका सूत्र हो जाएगा कुल टॉफियों की संख्या। लिखेंगे कुल टॉफियों की संख्या के लिए सूत्र हो जाएगा 2m। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या है? टॉफ़ियों की संख्या, यानी कि टॉफ़ी की संख्या जो फिक्स है कि एक बच्चे को वो 2 टॉफ़ी दे रही है। तो अगर हमें जानकारी हो कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, मान लीजिए कि उस कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं और वो हर एक विद्यार्थी को 2 टॉफ़ी दे रही है, तो 2 गुना 20 कर देंगे तो टॉफ़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40। यानी कि उसे टोटल 40 टॉफ़ियों की आवश्यकता होगी अगर उसे 20 बच्चों को देना है तो यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा 2m। तो हमारा 4 नंबर का आंसर 2m हो जाएगा। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 12.1 का 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।